हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सभी लोग। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं बिहार एसएससी इंटर लेवल और सीजीएल एग्जाम का प्रैक्टिस सेट। और यह सेट आज का 7वां है। 6 सेट हम लोग कर चुके हैं और जो भी लोग पिछले का सेट नहीं देखे, पहले का सेट का रिवीजन नहीं किए, जाकर देख लीजिए। प्लेलिस्ट में सभी वीडियो को एक साथ कर दिया गया है और यह सेट प्लेटफॉर्म के द्वारा तैयार किया गया है जो एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। आप सभी लोग सेट को अच्छे से रिवीजन कीजिएगा। हम पूरी कोशिश करते हैं कि हर प्रश्न को अच्छे से डिस्कशन करा सके और उसे जितनी ज्यादा हो सके जानकारियों को बता सके। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का यह सेट। और सेट को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग जो भी इस चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना भूलें और एक बार वीडियो को लाइक जरूर करें। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न। इसमें सूची 1 और 2 का मिलान करना है। एक तरफ प्रदूषक दिया गया और दूसरे तरफ प्रभाव दिया गया। तो सल्फर डाइऑक्साइड से कौन सा प्रदूषण होता है? तो इससे अम्लीय वर्षा होता है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन की वजह से ओजोन का क्षरण होता है जिसे सीएफसी गैस कहते हैं। नाइट्रेट और फॉस्फेट की वजह से सुपोषण होता है और पारा की वजह से मिनीमाता रोग होता है। सल्फर डाइऑक्साइड का रासायनिक सूत्र SO2 हो जाएगा। यहाँ पर देख लीजिएगा। पारा मुख्य रूप से औद्योगिक अपशिष्टों से निकलकर पारा जल में मिथाइल मरकरी में चेंज हो जाता है और यह खाद्य श्रृंखला में जमा होकर मनुष्यों में मिनीमाता रोग उत्पन्न करता है। तो इसका कूट में आंसर है यहाँ पर 2 नंबर हो जाएगा। 1 का 2, बी का 4, सी का 1, डी का 3। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन समतल दर्पण द्वारा बने प्रतिबिंब के पार्श्व व्यतिक्रम को सही ढंग से समझाता है? तो 2 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 कि प्रतिबिंब का दायां भाग दायां और दायां भाग बायां हो जाता है। यानी जब कोई भी समतल दर्पण में हम लोग मिरर में देखते हैं तो इसमें पार्श्व चेंज होता है। बायां का दायां हो जाता है और दायां का बायां हो जाता है। यही इसका सही उत्तर हो जाएगा। 2 का 2 नंबर है। जैसे कि आप किसी एम्बुलेंस गाड़ी में लिखा देखे होंगे कि एम्बुलेंस हमेशा गाड़ियों पर उल्टा लिखा रहता है ताकि वो मिरर में सीधा दिख सके। समतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा और वस्तु के बराबर बनता है। वस्तु के बराबर और जितना दूरी पे है उतना ही दूरी पे वो अंदर बनता है। यही समतल दर्पण का गुण है। और आप सभी लोग का इस सेट में जितना प्रश्न को सही कर पाते हैं उसे एक बार कमेंट जरूर करें। चलिए 3 नंबर में कहा गया कि अक्रा राजधानी है किस देश का? तो यह घाना देश की राजधानी हो जाएगा अर्का। घाना का पुराना नाम अगर कोई पूछ दे तो इसका पुराना नाम गोल्ड अस्टीन है। पुराना नाम गोल्ड कोस्टा घाना का पुराना नाम है। सेनेगल का अगर राजधानी पूछे तो इस सेनेगल का राजधानी डकार हो जाएगा। युगांडा की राजधानी कंपाला हो जाएगा और ट्यूनिसिया की राजधानी ट्यूनिस है। 4 नंबर में एक अभिकथन दिया गया और दूसरा कारण दिया गया है। क्लोरीन केवल एक ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है जबकि अन्य हाइड्रोजन धनात्मक ऑक्सीकरण अवस्था भी प्रदर्शित करता है। क्लोरीन सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व है और इसमें डी कक्षक नहीं होता है। तो इसमें से ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या करता है। देखिए 5 नंबर में कहा गया है कि एक छात्र के पास 2 अज्ञात रंगहीन विलयन ए और बी है। ठीक है। और विलयन ए फिनोप्थलीन के साथ गुलाबी रंग देता है जबकि विलयन बी मिथाइल ऑरेंज के साथ लाल रंग देता है। तो निम्नलिखित में से कौन सा निष्कर्ष सही होगा? तो इसमें जो विलयन ए का गुलाबी रंग देता है वह क्षारीय हो जाएगा और जो अम्लीय दे रहा है वह जो लाल रंग दे रहा है वो अम्लीय हो जाएगा। तो 5 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2। विलयन ए क्षारीय और विलयन बी अम्लीय है। 6 नंबर में देखिएगा कि WW और HTML और STTP का आविष्कार किस संगठन में हुआ था? तो इसका आविष्कार सेरेन संगठन के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व करता है? ऊष्माशोषी प्रक्रिया का प्रतिनिधित्व कौन करता है? तो बर्फ का पिघलना। ऊष्माशोषी यानी ऊष्मा का ले रहा है, यानी जब बर्फ पिघलेगा तो ऊष्मा को चाहिए तभी बर्फ पिघलेगा, इसलिए 7 का 1 हो जाएगा। 8 नंबर में भी 2 दिया गया है, एक अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन में है कि ध्वनि तरंग निर्वात में संचरित नहीं हो सकती है। तो यह बिल्कुल सही है कि ध्वनि तरंग निर्वात में गमन नहीं करता है। ध्वनि तरंगे यांत्रिक तरंगे है जिन्हें संचरण के लिए एक माध्यम की आवश्यकता होती है। तो इसमें से दोनों कथन सही है। ए और आर दोनों सत्य है और आर ए का सही व्याख्या कर रहा है क्योंकि ध्वनि को गमन करने के लिए किसी भी माध्यम की आवश्यकता होती है, वह निर्वात में गमन नहीं कर सकता है। ध्वनि एक अनुदैर्ध्य तरंग है। 9 नंबर में देखिए एक तरफ पादप समूह दिया गया और दूसरे तरफ प्रमुख लक्षण दिया गया है। शैवाल से कौन सा लक्षण होगा? तो शैवाल से हो जाएगा
फैलाव शरीर युग्मोभिद हो जाता है। ब्रायोफाइटा, तो ब्रायोफाइटा का हो जाएगा पादप जगत का उभयचर, पादप जगत का उभयचर और संवहन उत्तक रहित होता है यह। टेरिडोफाइटा, तो यह संवहन उत्तक वाले प्राथमिक स्थलीय पादप है। संवहन उत्तक वाला यह प्रथम स्थलीय पादप है टेरिडोफाइटा। आवृतबीजी हो जाएगा फल के अंदर बीज और दोहरा निषेचन, यानी एक का 3 नंबर है, बी का 4, सी का 2, 1 और डी का 2। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। 1920 में भागलपुर में हुए बिहार प्रांतीय सम्मेलन के अधिवेशन जिसने असहयोग आंदोलन का समर्थन किया, यह अध्यक्षता किसने किया था? इसकी अध्यक्षता यानी 1920 में बिहार प्रांतीय सम्मेलन की अध्यक्षता किसके द्वारा किया गया था? तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। इस सम्मेलन में ब्रज किशोर प्रसाद ने असहयोग का प्रस्ताव पेश किया जिसे बहुमत से स्वीकार कर लिया गया था। यहाँ से एक चीज और देख लीजिएगा कि 27 नवंबर 1921 ईस्वी को बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने कौमी सेवक दल का स्थापना किया था और इसका प्रमुख कार्य प्रांत में शांति बनाए रखना था, यानी कौमी सेवक दल का गठन 1921 में किया गया था। अगला प्रश्न है, शरिया का अर्थ क्या होता है? शरिया का अर्थ क्या होता है यह पूछ रहा है, तो इसका अर्थ है कि मुस्लिम समुदाय को नियंत्रित करने वाला कानून। 21 का 2 हो जाएगा, इसी को शरिया कहते हैं। दीन इलाही अकबर की मूर्खता का एक बहुत बड़ा कार्य था। दीन इलाही अकबर के द्वारा स्टार्ट किया गया था और यह एक बहुत बड़ा मूर्खतापूर्ण कार्य था, न कि उसकी बुद्धिमत्ता का था। यह किसने कहा था? यह जो कथन है कि दीन इलाही अकबर की एक बहुत बड़ा मूर्खता का कार्य है, न कि यह बुद्धिमत्ता का, यह किसने लिखा था? तो यह वी.एस. स्मिथ के द्वारा कहा गया था। वी.एस. स्मिथ ने ही कहा था। दीन इलाही धर्म की स्थापना 1582 ईस्वी में दीन इलाही धर्म की स्थापना किया गया था। यहाँ पर हम लोग देख लेते हैं कि अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य थे, जैसे कि दास प्रथा का अंत 1562 में किया गया। अकबर को हरम दल से मुक्ति मिला 1562 में। तीर्थ यात्रा कर समाप्त किया गया 1563 में। जजिया कर को समाप्त किया गया 1564 ईस्वी में। और फतेहपुर सीकरी की स्थापना एवं राजधानी का आगरा से फतेहपुर सीकरी का स्थानांतरण यह 1571 में किया गया। इबादत खाना की स्थापना 1575 में किया गया और इबादत खाने को सभी धर्मों के लोग प्रवेश की अनुमति दिया गया 1578 में। मजहर की घोषणा किया गया 1579 में और दीन इलाही की स्थापना किया गया 1582 में, जो प्रश्न में था। और इलाही संवत की शुरुआत हुआ 1583 में और राजधानी का लाहौर स्थानांतरण चेंज किया गया 1585 ईस्वी में। यह था अकबर के कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हम एक साथ आपको बता दिए। चलिए देखिए अगला प्रश्न कि भारत में भू राजस्व संग्रहण की विभिन्न व्यवस्थाओं में ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसे प्रारंभ किया था? तो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा रैयतवाड़ी, महलवाड़ी और अस्थाई बंदोबस्त इन सभी को स्टार्ट किया गया है। 23 का 4 नंबर हो जाएगा। रैयतवाड़ी व्यवस्था को सर्वप्रथम 1792 ईस्वी में बारामहल क्षेत्र के अलेक्जेंडर रीड के द्वारा लागू किया गया और रैयतवाड़ी प्रणाली का जनक की अगर पूछ दे तो इसका जनक हो जाएगा, यह लागू करने वाला टॉमस मुनरो था और टॉमस मुनरो के द्वारा इसे 1820 ईस्वी में मद्रास के क्षेत्र में लागू किया गया था। महलवाड़ी व्यवस्था का जनक हॉल्ट मैकेंजी हो जाएगा। हॉल्ट मैकेंजी के द्वारा इसे लागू किया गया था और अस्थाई बंदोबस्त के जनक जॉन सोरे है। जॉन सोरे अस्थाई बंदोबस्त के जनक है और अस्थाई बंदोबस्त को लॉर्ड कर्नवालिस के द्वारा 1793 ईस्वी में लागू किया गया था। अगला प्रश्न 24 नंबर, औपनिवेशिक काल में कौन सा प्रमुख उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? औपनिवेशिक काल में कौन सा उद्योग क्षेत्र भारतीयों के हाथ में था? तो उस समय वस्त्र और कपास उद्योग ही सिर्फ भारतीयों के हाथ में था, बाकी कुछ नहीं। 25 में कहा गया कि इनमें से कौन एक अहरार आंदोलन से संबंधित नहीं थे? तो अहरार आंदोलन से संबंधित व्यक्ति इन चारों ऑप्शन में से कौन नहीं है? तो इसमें मौलाना मजरुल हक थे और मौलाना जफर अली भी थे और यह मौलाना अल्ताफ हुसैन अली, यही इनका संबंध अल्ताफ हुसैन अली का हाली का संबंध अहरार आंदोलन से नहीं है। तो 25 का 3 नंबर सही उत्तर हो जाएगा। अहरार आंदोलन के जो प्रमुख नेता थे वो थे मौलाना मोहम्मद अली, हकीम अजमल खान, मौलाना जफर अली खान,
मौलाना मजरुल हक और हसन इनाम इत्यादि नेता थे। अहरार आंदोलन की शुरुआत 1910 ईस्वी में किया गया था। 1910 में इसका शुरुआत किया गया था और यह जो आंदोलन था अहरार आंदोलन, यह अलीगढ़ आंदोलन के विरुद्ध किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है 26 नंबर कि भारत में पानी का सर्वाधिक उपयोग किस प्रयोजन के लिए किया जाता है? तो पानी का सबसे अधिक उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता है। सिंचाई के लिए भारत में पानी का सबसे अधिक उपयोग किया जाता है। भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित किस वर्ष किया गया था? एशियन चीता को विलुप्त प्रजाति किस वर्ष घोषित किया गया? तो इसे 1952 में विलुप्त प्रजाति के रूप में घोषित कर दिया गया था। भारत में असुरक्षित प्रजाति कौन सी है? तो भारत में असुरक्षित प्रजाति के कौन कौन है? तो इसमें एशियन हाथी, गंगे डॉल्फिन, काला हिरन, ये सभी असुरक्षित प्रजाति है। तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, एक से अधिक। अगला प्रश्न है कि पूर्वी उत्तर प्रदेश और बिहार में स्थित गंगा के मध्यवर्ती मैदान में जलोढ़ मिट्टी की गहराई कितनी है? औसत गहराई क्या है? तो इसकी औसत गहराई हो जाएगा 1350 मीटर, 29 का 4 नंबर है। अगला प्रश्न 30 नंबर की राज्यसभा में सीटों के आवंटन हेतु प्रावधान भारत के संविधान के किस अनुसूची में सन्निहित है? जो सीटों का बंटवारा होता है यह चौथी अनुसूची में दिया गया है। भारत के मूल संविधान में 8 अनुसूचियां था और वर्तमान में इसमें संविधान में 12 अनुसूची है। आइए देखते हैं। पहले अनुसूची में 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेश का यानी संघ और राज्य केंद्र शासित प्रदेश का उल्लेख किया गया है। दूसरे अनुसूची में प्रमुख पदाधिकारियों के वेतन और भत्ते और पेंशन का जिक्र किया गया है। तीसरे अनुसूची में शपथ ग्रहण का जिक्र किया गया है। चौथे अनुसूची में राज्यसभा के सीटों का आवंटन के बारे में जिक्र किया गया है। पांचवें अनुसूची में विभिन्न अनुसूचित क्षेत्र और अनुसूचित जनजाति के प्रशासन और नियंत्रण के बारे में कहा गया है। छठे अनुसूची में असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन का जिक्र किया गया है। सातवें अनुसूची में केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा का जिक्र किया गया और इसी के अंतर्गत संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची है। आठवें अनुसूची में 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 22 भाषाओं का जिक्र किया गया है। 9वें अनुसूची के अंतर्गत संपत्ति अधिग्रहण से संबंधित है और जिसे 1951 में पहला संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। अब देखिए 10वां अनुसूची, इसे 52वें संविधान संशोधन 1985 में जोड़ा गया था जो दल बदल से संबंधित है। 11वें अनुसूची को 73वां संविधान संशोधन 1993 ईस्वी में जोड़ा गया है जिसका संबंध पंचायत से है और पंचायत में कार्य करने के 29 विषय दिए गए हैं। 12वां अनुसूची को 74वां संविधान संशोधन 1993 में ही जोड़ा गया है। इसमें न्यायपालिका का जिक्र किया गया और जिसमें कार्य करने के न्यायपालिका के लिए 18 विषयों का जिक्र किया गया है। ये था हमारा पूरा अनुसूची जो हम 1 से लेकर 12 अनुसूची को हम आप याद करा दिए हैं। इसी तरह जहां भी जो प्रश्न आता है या अनुच्छेद आता है उससे संबंधित हम सभी चीजों को बता देते हैं जिसे आपको याद हो जाए। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण क्या है? पानी की बूंदों का तैलीय पृष्ठ पर न चिपकने का कारण असंजक बल का अभाव। असंजक बल के अभाव ही इसके न चिपकने का कारण है। देखिए यदि कोई द्रव और ठोस सतह के बीच असंजक बल का मान द्रव अणु के बीच ससंजक बल के मान से अधिक होगा तो यह पृष्ठ को भिगो देता है। अगर यह मान कम होगा तो किसी भी सतह को, सरफेस को यह नहीं भिगाएगा। पारे के 2 बूंद को संपर्क में लाने पर वो मिलकर एक बड़ी बूंद बनती है या किस वजह से? कोई भी पारा के 2 छोटा बूंद है, अगर आप उसे पास लाएंगे तो एक बड़ा बूंद बन जाएगा। तो यह किस वजह से होता है? तो यह न्यूनतम पृष्ठीय क्षेत्रफल बनाए रखना चाहता है, इसी वजह से वह एक होकर बड़ा बन जाता है। एक व्यक्ति उस नाव में बैठा है जो किसी तालाब में तैर रही है। यदि वह व्यक्ति तालाब से कुछ जल पी लेता है तो तालाब का जल स्तर क्या होगा? वह जो व्यक्ति है वह जिस नदी में चल रहा है, जिस नाव से, वह उस नदी का पानी थोड़ा पी लेता है तो जल का स्तर क्या होगा? वह अपरिवर्तित होगा क्योंकि वह पानी पीकर उसी नदी में ही तैर रहा है। जैसे कि आप एक प्रश्न देखे होंगे, एक गिलास में पानी भरा, उसमें कुछ बर्फ का गोला डाल देते हैं, अगर वो बर्फ पिघल जाए तो जल का स्तर क्या होगा? तो वही अपरिवर्तित रहेगा। सेम वही प्रश्न है। अगला प्रश्न है कि एक वस्तु पर बल लगाने के बावजूद भी किया गया कार्य शून्य होगा यदि उसका विस्थापन शून्य होगा तो। 40 का 4 नंबर हो जाएगा। हम किसी वस्तु पर कितना भी बल लगाएं, कितना भी कार्य करें, अगर उसका विस्थापन शून्य है, 0 है, तो कार्य भी शून्य माना जाएगा।
40 का 4 नंबर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न 52 नंबर। अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत किसे कहा जाता है? अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत यथार्थवाद को कहा जाता है। यथार्थवाद को ही अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का सबसे पुराना सिद्धांत कहा जाता है। उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक कौन थे? उदारवाद के बौद्धिक संस्थापक हो जाएगा जॉन लॉक और एडम स्मिथ। 53 का 3 नंबर है। अगला प्रश्न है कि जयप्रकाश नारायण किसके समर्थक थे? जयप्रकाश नारायण पार्टी रहित लोकतंत्र के समर्थक थे। 54 का 1 नंबर हो जाएगा। जयप्रकाश नारायण के द्वारा ही सर्वोदय योजना लाया गया था 1950 ईस्वी में, और 1974 ईस्वी में ही संपूर्ण क्रांति या सप्त क्रांति की शुरुआत जयप्रकाश नारायण के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न है कि भारत में सामान्य निर्वाचन में एक प्रत्याशी हेतु शैक्षणिक योग्यताओं के अभाव के संदर्भ निम्न में से कौन सा कथन सही है? तो 55 का देख लीजिए कि विधायिका के सदस्य हेतु उपयुक्त योग्यताएं लोगों के समस्याओं एवं हितों को समझना है। उसे प्रत्येक 5 वर्ष के बाद मतदाताओं द्वारा परीक्षित किया जाता है। विधायिका के सदस्य हेतु शैक्षणिक योग्यता का निर्धारण मतदाताओं के बहुमत को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर सकता है, और शैक्षणिक योग्यता में सभी प्रकार की सेवाओं के लिए उपयुक्त नहीं है। बिल्कुल सही, शैक्षणिक योग्यता सभी प्रकार की सेवा के लिए उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। अगला प्रश्न है 56 नंबर। निम्नलिखित में से कौन भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति बने थे? तो भारत के सबसे युवा राष्ट्रपति नीलम संजीव रेड्डी थे। 56 का 1 हो जाएगा। राष्ट्रपति देश का संवैधानिक पद होता है और राष्ट्रपति पद का उल्लेख अनुच्छेद 52 में किया गया है। भारत के प्रथम महिला राष्ट्रपति अगर पूछे तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल थी। नीलम संजीव रेड्डी ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जो पहले चुनाव में तो हार गए, लेकिन उसके बाद वह निर्विरोध राष्ट्रपति चुन लिए गए थे। देश के पहले राष्ट्रपति थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो 2 बार राष्ट्रपति बने। और पहले अगर उपराष्ट्रपति की बात करें तो एस राधाकृष्णन प्रथम उपराष्ट्रपति थे। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सरकार का सबसे निचला स्तर है? सरकार का सबसे निचला स्तर पंचायत है। पंचायत का हम अभी जिक्र कर चुके हैं कि पंचायत का उल्लेख अनुसूची 11 में किया गया है, और पंचायत को 73वां संविधान संशोधन के द्वारा 1993 ईस्वी में जोड़ा गया है, जिसमें कार्य करने के लिए 29 विषय का जिक्र किया गया है। अगर भाग की बात करें तो पंचायत का उल्लेख भाग 9 में किया गया। भाग 9 में इसका उल्लेख किया गया। अनुच्छेद 243 से लेकर 243 के 9 तक इसका उल्लेख किया गया है। मानचित्र पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने वाला उपकरण कौन सा है? 2 बिंदुओं के बीच की दूरी को मापने वाले उपकरण है प्लेनीमीटर, जो मानचित्र पर मापता है। 58 का 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि वलित पर्वत के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? वे संपीड़न विवर्तनिक बलों के अभाव के प्रभाव में बनते हैं, वलित पर्वतों में गहरी घाटियां तथा पिरामिडनुमा शिखर बनाते हैं, या फिर पर्वतीय क्षेत्र में आग्नेय, अवसादी और कायांतिक चट्टान पाई जाती है। तो इन तीनों ऑप्शन में से कौन सही है? तो इसमें से आपका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, 1 और 3 सही है। संपीड़न विवर्तनिक बल के प्रभाव से बनता है, और पर्वतीय क्षेत्रों में आग्नेय, अवसादी और कायांतिक तीनों प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। अगला प्रश्न है 60 नंबर के अकुशल श्रमिकों के प्रवास का निम्नलिखित में से क्या कारण है? अकुशल श्रमिकों के प्रवास का जो महत्वपूर्ण कारण है वह है निर्धनता। 60 का 3 नंबर हो जाएगा। इसका निर्धनता महत्वपूर्ण कारण है। श्रमिक को 4 भागों में बांटा जा सकता है या बांटा जाता है। वह है अति कुशल, कुशल, अर्धकुशल या अकुशल। यही श्रमिक के 4 भाग हैं। क्लोरीकरण क्या है? तो अशुद्ध जल में थोड़ा सा क्लोरीन डालना, इसी को क्लोरीकरण कहते हैं। 67 का 2 नंबर हो जाएगा। 68 में है कि एक इलेक्ट्रॉन क्या है? एक इलेक्ट्रॉन क्या है? तो नेट आवेश के साथ एक उप परमाणु कण जो नकारात्मक होता है उसी को एक इलेक्ट्रॉन कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ है? कौन यह निर्धारित करता है कि रासायनिक अभिक्रिया नहीं हुआ? आकार में परिवर्तन, गैस की उत्पत्ति, रंग में परिवर्तन, या फिर अवस्था परिवर्तन। तो आकार में परिवर्तन से कोई मतलब नहीं है कि रासायनिक परिवर्तन इससे डिसाइड नहीं होता है। बाकी गैस की उत्पत्ति हुआ, अवस्था परिवर्तन हुआ, रंग परिवर्तन हुआ है, तो आपको यह निर्धारित करता है कि आपका रासायनिक परिवर्तन हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया हुआ है। तो 69 का आपका 1 नंबर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है
कि निम्नलिखित में से कौन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है। परमाणु ऊर्जा उत्पादन में कौन है जो ऑप्शन में एक सबसे बड़ी समस्या नहीं या कमी नहीं है। तो आइए ऑप्शन को देख लेते हैं। परमाणु विकिरण के आकस्मिक रिसाव का जोखिम यह होता है। विद्युत का उत्पादन परमाणु ऊर्जा का एक बड़ा कमी नहीं है यह। तो आपको 70 का 2 ही हो जाएगा, 2 ऑप्शन इसका सही है। 70 का ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा कि विद्युत उत्पादन परमाणु ऊर्जा उत्पादन की एक बड़ी कमी नहीं है, समस्या नहीं है। जब एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस निकलती है। जब कोई एक धातु पानी के साथ अभिक्रिया करता है तो इसमें हाइड्रोजन गैस निकलता है। 71 का 2 हो जाएगा। चलिए आगे रीजनिंग है तो हमें स्किप करते हैं। हम सिर्फ जीके, साइंस और करंट अफेयर के प्रश्नों को यानी 75 प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। बाकी मैथ रीजनिंग तो आप लोग खुद से बना लेते हैं। 84 नंबर प्रश्न में कहा गया कि संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी। संयुक्त राज्य अमेरिका में पहली अंग्रेजी बस्ती कौन सी थी यही पूछ रहा है। तो वह था जेम्स टाउन। 84 का 1 नंबर हो जाएगा। जेम्स टाउन संयुक्त राज्य अमेरिका में पहला अंग्रेजी बस्ती था। रोम में कुलीन वर्ग किस नाम से जाना जाता था। तो रोम का कुलीन वर्ग था पैट्रिसियन। पैट्रिसियन इसे कुलीन वर्ग कहा जाता था। चलिए बिहार से प्रश्न है कि बिहार जीके से कि 1913 में पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना किसने किया था। पटना में ये अनुशीलन समिति की एक शाखा की स्थापना 1913 में किसके द्वारा किया गया था। तो सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा पटना में अनुशीलन समिति की स्थापना किया गया था। और इसी दौरान इस समय पटना का बीएन कॉलेज क्रांतिकारी विचारधारा का एक प्रमुख केंद्र था। निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए जाना जाता है। यह भी बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पूछ लिया गया कि बांस ड्रिप सिंचाई प्रणाली के लिए किस राज्य में जाना जाता है। तो वह हो जाएगा मेघालय। 87 का 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि भारतीय योजना आयोग द्वारा प्रस्तावित कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण का आधार क्या है। तो इसका आधार हो जाएगा वर्षा, तापमान और फसल क्षेत्र। 88 का 2 नंबर है वर्षा, तापमान, फसल क्षेत्र। हिमालय के बाह्य भाग को क्या कहा जाता है। हिमालय को 3 भागों में बांटा गया। एक है वृहद हिमालय, लघु हिमालय और तीसरा है शिवालिक। शिवालिक तो बाह्य हिमालय को हम लोग शिवालिक के नाम से जानते। 89 का 1 नंबर हो जाएगा। अगर नदियों के अगर आधार पे बात करें तो नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। सिंधु से सतलज के बीच में कश्मीर हिमालय है। सतलज से काली के बीच में कुमायूं हिमालय हो जाएगा। काली से तीस्ता के बीच में नेपाल हिमालय है। और तीस्ता से दिहांग के बीच में असम हिमालय हो जाएगा। यह नदियों के आधार पर हिमालय को 4 भागों में बांटा गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य सर्वाधिक बाजरा उत्पादन करता है। किस राज्य के द्वारा सबसे अधिक बाजरा का उत्पादन किया जाता है। तो बाजरा का उत्पादन सबसे अधिक राजस्थान राज्य में किया जाता है। अगला प्रश्न है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना निम्नलिखित में से किसके बारे में भारत के लोगों को आश्वासित करता है। तो यह राष्ट्र की एकता और अखंडता के बारे में, व्यक्ति की गरिमा के बारे में और लोगों के समान स्तर एवं अवसर के बारे में आश्वासित करता है। तो 91 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक। एक अलग आंध्र के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है। एक अलग राज्य आंध्र प्रदेश के लिए हुए आंदोलन को क्या कहा जाता है। तो उसे विशालांध्र आंदोलन कहा जाता है। 92 का 3 नंबर है। अगला प्रश्न है कि अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार प्रदान करने वाला पहला देश कौन सा है। अपने सभी नागरिकों को, सभी लोगों को मताधिकार का समान अधिकार प्रदान करने वाला राज्य का नाम वह हो जाएगा न्यूजीलैंड, जिसने अभी अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार का अधिकार प्रदान किया है। और यह जो अधिकार था यह 1893 ईस्वी में प्रदान किया गया था। 1893 में दिया गया था। अगर बात करें कि ब्रिटेन के द्वारा, तो ब्रिटेन ने अपने सभी नागरिकों को समान मताधिकार का अधिकार 1928 में दिया था। और भारत में मतदान करने का अधिकार महिलाओं को कब दिया गया। तो भारत में मतदान करने का अधिकार महिलाओं को भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया था। अमेरिका में महिलाओं को वोट देने का अधिकार 1920 में प्रदान किया गया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कि 1831 में एक कोशिका में केंद्र की खोज किसने किया था। केंद्र की खोज पूछ रहा है तो केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन के द्वारा किया गया था। 94 का 1 नंबर हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि कवक लाइकेन जो कि कास्ट पर वृद्धि करती है क्या कहलाता है। कवक लाइकेन जो है कास्ट पर वृद्धि करता है उसे क्या कहते हैं। तो उसे लिकोकोलस कहा जाता है। 95 का 1 नंबर हो जाएगा लिकोकोलस। पेड़ों के बाह्य आवरण या छालों पर उगने वाले कवक को
कॉर्टिकोलस कहा जाता है। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को सेक्सिकोलस कहा जाता है और मिट्टी पर उगने वाले लाइकेन को टेरिकोलस कहा जाता है। 95 का अगर सही उत्तर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 3 था। अगला प्रश्न है कि एक जीव दूसरे जीव पर वृद्धि करते हैं परंतु उससे भोजन नहीं लेता है, वह क्या कहलाता है? तो उसे अधिपादप कहा जाता है। एक कोई जीव है जो दूसरे जीव पर वृद्धि तो करता है परंतु उसे भोजन ग्रहण नहीं करता है, उसे अधिपादप कहा जाता है। पृथ्वी पर पाए जाने वाला ऑक्सीजन छोड़ने वाले प्रथम प्रकाश संश्लेषी जीव कौन से हैं? तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले ऑक्सीजन छोड़ने वाला प्रथम प्रकाश संश्लेषी हो जाएगा साइनोबैक्टीरिया। 97 का 4 नंबर है। अगला प्रश्न देखते हैं कि पाचन क्रिया में प्रोटीन निम्नलिखित में से किस पदार्थ में बदल जाते हैं? पाचन क्रिया प्रोटीन से किस में चेंज होता है? तो यह प्रोटीन से एमिनो अम्ल में परिवर्तित होता है। 98 का 3 हो जाएगा। आगे देखते हैं कि दो अस्थियों एक दूसरे से किसी अन्य संयोजन ऊतक द्वारा जुड़ी हो सकती है, उसे क्या कहते हैं? दो अस्थि है जो अन्य संयोजी ऊतक द्वारा जुड़ी है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे स्नायु कहा जाता है। 99 का 1 नंबर हो जाएगा। मांसपेशी एवं अस्थि के जोड़ को टेंडन कहा जाता है और अस्थि से अस्थि अगर जुड़ा है तो उसे लिगामेंट कहा जाता है, जिसे हिंदी में स्नायु कहते हैं। यदि मनुष्यों में गुणसूत्रों की संख्या 46 है तो मनुष्यों में दैहिक कोशिकाओं में कितने गुणसूत्र विद्यमान होते हैं? तो दैहिक गुणसूत्र पूछ रहा है तो वह हो जाएगा 44। 100 का 1 नंबर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। कौन सा भारतीय सर्वेक्षण विभाग का स्थापना वर्ष है? यानी भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना किस वर्ष किया गया है? तो इसकी स्थापना 1767 ईस्वी में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन दक्षिण से उत्तर की ओर हिमालयन पर्वतमालाओं का सही क्रम है? यानी दक्षिण से उत्तर की ओर पूछ रहा है तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 पीर पंजाल, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम। यह दक्षिण से उत्तर नीचे से ऊपर की ओर है। अगर ऊपर से अगर नीचे की बात करें तो सबसे पहले काराकोरम आ जाता है, काराकोरम, उसके बाद फिर होगा लद्दाख, फिर होगा जास्कर, फिर आता है पीर पंजाल। इसे याद करने का तरीका है कलेजा, कलेजा, काराकोरम, लद्दाख, जास्कर। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में ऐसे कौन सा प्रथम राज्य है जिसने सभी घरों के लिए छत पर वर्षा जल संचयन को कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया है? तो उस राज्य का नाम हो जाएगा तमिलनाडु। तमिलनाडु में ही सभी घरों के छतों पर वर्षा जल को संचय करने के लिए कानूनी रूप से अनिवार्य बना दिया गया है। अगला प्रश्न है कि कौन सा पर्यावरणीय मुद्दा अक्सर पर्वतीय क्षेत्रों की गतिविधियों से जुड़ा होता है? तो 111 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त में से एक से अधिक। इसके अंतर्गत मिट्टी का कटाव आ जाएगा, फिर वनों की कटाई हो जाएगा, भूस्खलन, प्राकृतिक या प्रतिकूल संसाधनों का अभाव, ये सभी आ जाएगा, यानी ऑप्शन में से हो जाएगा एक से अधिक। चलिए अगला प्रश्न है कि पेन्नार नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो पेन्नार नदी का उद्गम स्थल पूछ रहा है तो इसका उद्गम स्थल नंदी पहाड़ी कर्नाटक राज्य में हो जाएगा। 12 का 3 नंबर है नंदी पहाड़ी जो कर्नाटक राज्य में है। भारत के संविधान की प्रस्तावना को निम्नलिखित में से किसके द्वारा राजनीतिक कुंडली बताया गया है? भारतीय संविधान की प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली किसने कहा था? तो यह के.एम. मुंशी के द्वारा भारतीय प्रस्तावना को राजनीतिक कुंडली कहा गया है। पालकीवाला के द्वारा यानी ए.एन. पालकीवाला के द्वारा प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र कहा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि संविधान सभा के बारे में क्या सही नहीं है? हमारे संविधान सभा के बारे में कौन सा कथन गलत है चारों ऑप्शन में से? ये देखते हैं। इसमें 300 से अधिक सदस्य थे, बिल्कुल सही है। और जुलाई 1946 में इसका प्रथम सभा हुआ था, तो बिल्कुल गलत है। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया था और इसका पहला अधिवेशन 9 दिसंबर 1946 को हुआ था और इसमें ही डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को प्रथम अस्थायी अध्यक्ष चुन लिया गया था। दूसरा अधिवेशन 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को हुआ था जिसमें अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुन लिया गया था जो भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 ईस्वी को हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस अधिनियम ने भारत में कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया और इसे चाय के अलावा सभी ब्रिटिश अधीनस्थ कारोबारों के लिए खोल दिया गया? तो 15 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 1813 ईस्वी का चार्टर अधिनियम में यह कहा गया कि चीन और चाय को छोड़ करके सभी व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और यही 1833 के अधिनियम में पूर्ण रूप से भारत में
कंपनी के व्यापारिक एकाधिकार को पूर्ण रूप से समाप्त कर दिया गया, वह 1833 के अधिनियम के द्वारा, और आंशिक रूप से किया गया था 1813 के चार्टर एक्ट के तहत। तो 15 का 2 नंबर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न 116 नंबर के समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 क्या प्रदान करता है? समान पारिश्रमिक अधिनियम 1976 के द्वारा सभी लिंगों के लिए समान वेतन का अधिकार प्रदान करता है। सभी लोगों के लिए समान अधिकार का प्रदान किया जाता है, चाहे वो स्त्री हो या पुरुष या कोई भी लिंग का व्यक्ति हो। अगला प्रश्न है कि आपातकाल के दौरान संसद की समय अवधि को बढ़ाने के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो ये ऑप्शन को देखते हैं कि इसको एक बार में आपातकाल में 8 माह तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल गलत है। 8 महीने के लिए नहीं बढ़ाया जा सकता है। इसको एक बार में आपातकाल में 1 वर्ष तक के लिए बढ़ाया जा सकता है, बिल्कुल सही है। और इसे आपातकाल के रुक जाने के बाद 6 माह तक और बढ़ाया जा सकता है। तो इसमें से बी और सी सही हो जाएगा। तो सही आंसर है 17 का ऑप्शन नंबर डी, 1 से अधिक, यानी बी और सी दोनों सही है। देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहां पर बनाया गया और कौन है? तो देश का पहला कृषि विश्वविद्यालय JVPAU पंतनगर में बनाया गया था। 28 का 2 नंबर हो जाएगा। 29 नंबर में मिलान करना है। विश्व निवेश रिपोर्ट कहा हो जाएगा, अंकटाड में है, इस अंकटाड हो जाएगा। 1 का 3 नंबर है। विश्व आर्थिक परिदृश्य रिपोर्ट किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो यह जो है IMF के द्वारा जारी किया जाता है। व्यवसाय सुगमता रिपोर्ट विश्व बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। और पर्यावरण निष्पादन रिपोर्ट यह विश्व आर्थिक मंच है, विश्व आर्थिक मंच यानी 2 नंबर के द्वारा जारी किया जाता है, यानी 4 का 2 है। और कूट में अगर बात करें इसका आंसर का, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। अगला प्रश्न है 130 में भी मिलान करना है। एक तरफ व्यक्ति दिया गया और दूसरे तरफ दिया गया कि व्यक्ति का संबंध किससे है। तो चलिए देखते हैं कि MS स्वामीनाथ का संबंध किससे है। तो इनका संबंध हो जाएगा हरित क्रांति से। LK झा का संबंध है कराधान से। विजी कुरियन का संबंध हो जाएगा दुग्ध उत्पादन से। और मोरारजी देसाई का संबंध हो जाएगा बैंकों का सामाजिक नियंत्रण से, यानी 1 नंबर। 31 में कहा गया कि काली मुद्रा क्या है, ब्लैक मनी क्या है। यह प्रश्न पहले भी आ चुका है। तो ब्लैक मनी किसे कहते हैं? तो वह अवैध आय जिस पर आयकर नहीं दिया गया, यानी जिस पर इनकम टैक्स नहीं दिया गया है, उसी को काली मुद्रा यानी ब्लैक मनी कहा जाता है। अगला प्रश्न है कि देश में कितने प्रतिशत लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है? भारत में देश में कितने % लोगों को सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है? तो लगभग 20% लोगों को ही सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध है। चलिए अगला प्रश्न है, रीजनिंग दिया गया है, देख लेते हैं। समाचार पत्र को पाठक पढ़ता तो रोटी को कौन खाएगा? तो उपभोक्ता खाता। 33 का 3 नंबर हो जाएगा। चलिए देखिए 141 में कहा गया कि निम्नलिखित में से किस देश में विश्व के तापमानों पर आंकड़े इकट्ठा करने के लिए वैश्विक वायुमंडल चौकसी स्टेशन स्थापित नहीं किया गया है? तो कहा नहीं कि, तो भारत में इसका स्थापना नहीं किया गया है। अब यहाँ से आपका करेंट अफेयर है। हर सेट में 8 से लेकर 10 प्रश्न करेंट अफेयर का रहता ही है। तो चलिए देखते हैं कि भारतीय अनूप मृग बारहसिंगा की उस प्रजाति जो पक्की भूमि पर फलती फूलती है और केवल घास भक्षी है के संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा संरक्षित क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो इसके लिए कान्हा राष्ट्रीय उद्यान है। बारहसिंगा के लिए कौन सा क्षेत्र है? तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान बारहसिंगा के लिए फेमस है। निम्नलिखित में से कौन सा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है? बायोमास ऊर्जा का स्रोत कौन नहीं हो जाएगा? तो परमाणु ऊर्जा बायोमास ऊर्जा का स्रोत नहीं है। बाकी लकड़ी, गोबर, कोयला यह सब बायो एनर्जी है। WHO के वायु गुणवत्ता दिशा निर्देश के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यानी यहाँ कथन पर विचार करना है। PM 2.5 का 24 घंटा माध्य 15 UG प्रति मीटर क्यूब से अधिक नहीं बढ़ना चाहिए, यह बिल्कुल सही है। और वायु में अत्यधिक ओजोन दमा को उत्पन्न कर सकती है। इसमें से 1 और 4 सही है, केवल 1 और 4 सही है। हाल ही में ऑयल जेपर समाचार पत्रों में था, यह क्या है? ऑयल जेपर क्या है? तो यह एक प्रकार का तैलीय पंख तथा बिखरे हुए तेल के उपचार हेतु पारिस्थितिकी के अनुकूल विपरीत प्रौद्योगिकी है। यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के किस शहर में 3रे वार्षिक भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव की मेजबानी किया गया है? तो यह किस शहर में किया गया है? तो इसकी मेजबानी नई दिल्ली में किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस देश ने बांग्लादेश को ढाका में आयोजित महिला कबड्डी वर्ल्ड कप 2025 से जीता है? तो 47 हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, भारत ने जीता है। 48 में कहा गया कि कौन सा देश COP 31 जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश है? तो COP 31
जलवायु शिखर सम्मेलन की मेजबानी करने वाला देश हो जाएगा तुर्की। 48 का 2 नंबर है। 49 में कहा गया है कि असत्य कथन का चयन करें। नोकरेक नृत्य महोत्सव मेघालय राज्य में मनाया जाता है और चवांगकुट महोत्सव मणिपुर राज्य में मनाया जाता है। इसमें से कौन सा कथन असत्य है? तो दोनों कथन सही है, गलत कोई भी नहीं है, तो न तो एक और न ही दो। चलिए इस सेट का अंतिम प्रश्न है कि किस देश ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया है? तो वह मिस्र के नेतृत्व में गाजा शांति शिखर सम्मेलन का मेजबानी किया गया। 50 का 4 नंबर हो जाएगा यानी 150 का। तो चलिए यहाँ से हमारा आज का सेट नंबर 7 समाप्त होता है। तो आप सभी लोगों का इस सेट में कितना प्रश्न सही हुआ कमेंट जरूर करें। तो आप सभी को यह वीडियो कैसा लगा कमेंट जरूर करें। पसंद आने पर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं फिर अपने एक नए सेट में। जय हिंद।